नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही। सोने चांदी पर फोकस रहेगा, जहां पर कल की गिरावट के बाद वापस से एक रिकवरी आज के सेशन में हमने आते हुए देखी है। सोना लगभग 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम रिकवर हुआ है लोअर लेवल्स, और चांदी में तो 11-12 हज़ार तक की रिकवरी प्रति किलो हमने आते हुए देखी। कल जहां एक समय में 14% तक का ड्रॉप देखने को मिला था। क्या यहाँ से रणनीति होनी चाहिए? क्या प्राइसेस को लेकर आउटलुक है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्राइसेस किस ओर में जा रहे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे राइस की। दरअसल देश का जो चावल का एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में पानी की दिक्कत एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिससे चावल किसान खासे परेशान है। कैसे हालात, इन सब पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान, प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। पहले तो सोने चांदी पर ही बातचीत कर लेते हैं। ईशू जी, पहले तो गोल्ड की अगर चर्चा करें तो ये बताइए, कल जब गिरावट आई थी, थोड़ा ड्रॉप हुआ था, कुछ एनकरेजमेंट, फुटफॉल्स, एक्शन शोरूम्स में बढ़ता हुआ दिखाई दिया था क्या? नहीं, शोरूम लेवल पे इतना जल्दी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जनरली शोरूम में हम लोग ज्वेलरी बेचते हैं, तो इतनी इतनी मतलब वो जो नर्वस रिएक्शन नहीं होती है। वो रिएक्शन ज्यादा होती है बुलियन वालों की, जो ट्रैक करते हैं गोल्ड को बहुत ही बारीकी से, उनमें वो रिएक्शन स्ट्रांगली आ जाता है। पर गोल्ड ज्वेलरी के लिए इतना वो स्ट्रांग रिएक्शन और इतना क्विक रिएक्शन नहीं आता है। हाँ, अगर ये ड्रॉप 2-3 दिन चलता तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आ जाता। अच्छा, इन दिनों कंज्यूमर से जो इंटरेक्शन आपका हो रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है विद रिगार्ड्स टू प्राइसेस? किस तरीके के सवाल वो पूछते हैं भाव को लेकर? क्या व्यू है उनका, क्या स्टांस है उनका? जी, तो बेसिकली एक तो ये है कि जिस भी कस्टमर ने लास्ट 1 साल में ज्वेलरी खरीदी है, वो तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने खरीदा और सही टाइम पे खरीदा। और ज्यादा करके लोगों को रिग्रेट है कि उन्होंने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भाव बढ़ जाता है तो लगता है कि हमको ज्यादा खरीदना चाहिए था, और जिसने नहीं खरीदा उसको लगता है कि दे मिस द बस और खरीदना चाहिए था। तो वो डेफिनेटली है। और एट द सेम टाइम, क्योंकि इतना तेजी से ये जो बढ़त आई है, उसके कारण बिजनेस में भी फर्क पड़ा है। तो सेल्स हैव नॉट केप्ट अप। Definitely there's a drop in sales in volume terms, in weight terms. Value wise we are still doing okay, हमारे वैल्यूज ज्यादा है, लेकिन वेट वाइज डेफिनेटली ड्रॉप है। बिकॉज बहुत जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले हैं, वो लोग थोड़ा, उनकी बजट्स होती हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं, या फिर वो लाइट वेट आइटम खरीदेंगे। वो अपना वैल्यू बजट वाला रुपये में सेम रखेंगे, लेकिन वेट में उनको फिर वो घटत करनी पड़ती है। ओके, अच्छा, इनफैक्ट हाल फिलहाल में काफ़ी ज्वेलर्स से इनफैक्ट हर रोज़ ही हम इंटरेक्ट करते हैं, मूड जानने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जिस्टिंग लेवल्स पर डिमांड किस तरीके की बनी हुई है? जब प्राइसेस इस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं तो कुछ इम्पैक्ट आता है क्या? प्लस नेसेसिटी बाइंग के अलावा कुछ इंटरेस्ट दिखाई दिया है क्या? नहीं, ये क्योंकि इतना प्राइस तेजी से बढ़ा है, तो ज्यादा करके जो बाइंग है, मेरे ख्याल से 75 to 80% बाइंग नीड बेस्ड है, शादियों के वजह से है। और बाकी जो 20-25% है वो इंडल्जेंस या गिफ्टिंग या एनिवर्सरी गिफ्टिंग वैसा है। तो क्योंकि ये नीड बेस्ड है, तो प्राइस डेफिनेटली इज अ फैक्टर एंड प्राइस इज अ बैरोमीटर। तो उस कारण से, क्योंकि इतनी और तेजी से ये जो बढ़त भी आई है ना, ये आप सोचिए 70% एक साल के अंदर, और उसके पिछले साल भी इतनी बढ़त तो आई थी। तो वो थोड़ा समय लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जैसा मैंने बताया, जिन्होंने लिया है वो बहुत खुश हैं, पर डेफिनेटली जो एक रेजिस्टेंस है वो आ जाता है, क्योंकि तेजी बहुत ज्यादा, इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इतनी तेजी आ गई। तो डेफिनेटली वो एक कॉशियस अप्रोच भी आ जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम रुकना चाहते हैं, शायद प्राइस में कुछ करेक्शन आ जाए। जैसे वो कल करेक्शन आया, लेकिन वो दोबारा से वापस स्टेबलाइज हो गया है।
हम्म। अच्छा, पुराने गोल्ड के बदले नए गोल्ड खरीदारों की संख्या रेशियो क्या है, और डायमंड्स या फिर बाकी पोल्की हुआ या बाकी ऑल्टरनेट्स जो हैं वहां पर अट्रैक्शन डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का दिख रहा है? हाँ, तो जो एक्सचेंज है वो डेफिनेटली कम से कम हम देख रहे हैं कि जो पहले और अभी कंपेयर अगर करें तो एटलीस्ट 30-35% एक्सचेंज वाला काम हो गया है। वहां पर उनको पिंच नहीं करता है, और हम भी इनकरेज करते हैं लोगों को, जिसको भी थोड़ा प्राइस का वो डर रहता है, तो हम यही बोलते हैं कि आपके पास बहुत ज्वेलरी होगी जो आपको पुरानी लगती है, लॉकर में पड़ी है, उसको आप आकर के एक्सचेंज करिए। तो दैट हैज गॉन अप बाय अबाउट 35-40%। और डायमंड जो है वो हमारा सेविंग ग्रेस है। हम वी आर डूइंग वेल ओनली बिकॉज ऑफ डायमंड ज्वेलरी। वहां पर हमारे सेल्स अच्छे हैं, और वहां पर इनफैक्ट अनमोल में हमने ये एक चेंज देखा है कि हमारी टिकट साइज बढ़ी हुई है। पहले के मुकाबले में हमारी टिकट साइज काफी अच्छी है। तो दैट हैज बीन अवर सेविंग ग्रेस। वी आर डूइंग वेरी वेल विद डायमंड ज्वेलरी, पोल्की, एंड इवन विद कलर स्टोन डायमंड ज्वेलरी। उसमें हमारा काफी अच्छा काम हो रहा है। ओके, और भाव को लेकर इशू जी आपकी राय क्या है? प्राइसेस को भी क्लोजली वॉच करते हैं आप, फंडामेंटल्स भी देखते होंगे आई एम श्योर। क्या व्यू डेफिनेटली है आपका प्राइसेस को लेकर? अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। और ये जो छोटे करेक्शंस हैं वो जरूरी हैं। थोड़े करेक्शंस आने भी चाहिए, और इट्स नेचुरल। मुनाफा लोग अपना बुक करना चाहेंगे, पर इन द लॉन्ग टर्म आई एम बुलिश ऑन गोल्ड, आई एम बुलिश इवन ऑन सिल्वर। आई थिंक ग्रेजुअली प्राइसेस डेफिनेटली will go up, and it's a good hedge against the dollar, against inflation, and savings जो है वो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे मेन जब हमसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे, हम जब पहले हमारी बीवियां गोल्ड खरीदती थी तो हम बोलते थे क्या कर रहे हो आप लोग, पैसा किधर डाल रहे हो। और आज हमको लगता है कि वही हमसे ज्यादा समझदार थे, कि हमने शेयर मार्केट में डाला, कहीं और डाला, और इन्होंने गोल्ड में डाला, और गोल्ड की इतनी अप्रिसिएशन हो गई है। तो गोल्ड विल ऑलवेज बी समथिंग दैट शाइन्स फॉर एन इंडियन कंज्यूमर। बिल्कुल, और जिस तरीके के मूव पिछले एक साल में रहे हैं, इस तरीके के रिटर्न्स तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, ना तो सोने में ना चांदी में। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आपकी राय क्या है? पहले तो सोने पर कल एक छोटा डिप ही कहेंगे, जिस तरीके की 60% की तेजी पिछले एक साल में रही उसके सामने तो, लेकिन अब वापस से ये जियो पॉलिटिकल रशिया यूक्रेन को लेकर वापस से अब मैटर एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन अगेन ये जो एमर्ज हो रही है रिस्क जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर, ये फर्दर सपोर्ट करेंगे प्राइसेस को? क्या व्यू है आपका? टारगेट्स क्या हैं? क्या कहाँ सपोर्ट दिख रहे हैं? क्या राय आपकी? नमस्कार दीपाली जी। मेरा मानना है कि बिल्कुल यहाँ पे कल का जो एक हमने डिप देखा था उसको एक टेक्निकल करेक्शन के रूप में ही लेना चाहिए। और $4,240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए बना हुआ है। और भारतीय बाजारों में भी 1,30,000 के आसपास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो हमने वहां पे ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शन जरूर आते हुए देखे, लेकिन सपोर्ट लेवल वहां पे होल्ड होते हुए भी नजर आए। जिस तरह से यहाँ पे जो है हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस रीइमर्ज होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, या यूएस इजराइल वर्सेस ईरान हो, या चाइना ताइवान हो। तो ये सारी जो चीजें, ये सेफ हेवन जो अपील है उसको यहाँ पे फिर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी प्रीशियस मेटल्स को, और स्पेशली गोल्ड को। साथ ही हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है, और जो फेड के जो आगे भी मॉनेटरी ईजिंग है वो वर्ष 2026 में भी जारी रह सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा मानना है कि 4240 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बना रहेगा। $4,555 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट अगर इसको पार करता है तो अगला जो लक्ष्य वो $4,890 और $5,000 का रहेगा। तो रूपी टर्म में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म टारगेट 1,40,000 के रहेंगे, और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होने पे हम 1,45,000 और 1,50,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो डिप्स में यहाँ पे बाय ही करना चाहिए। 1,36,000 से 1,34,000 के रेंज में बाय करके चलना चाहिए। 1,30,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में जो है शॉर्ट टर्म में 1,40,000 और मीडियम टर्म में 1,50,000 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई सोने की। शुक्रिया आपका ईशू जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। और क्विकली एक राय चांदी पर और ले लेते हैं, उसके बाद राइस की तरफ रुख करेंगे। चांदी में भी हमने 160% की तेज़ी पिछले साल आते हुए देखी, और कल भाव 14-15% तक लुढ़के, लेकिन आज वापस
12,000 13,000 ऊपर भाव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में 3-3.5% ऊपर है। भूपेश, क्या रहा है आपकी चांदी पर? जी नमस्कार दीपाली जी। चांदी पर अभी भी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। एक अच्छा करेक्शन बीते कल देखने को मिला। मुझे लगता है कि प्राइसेस में जब तक बाजार 2,21,000 जो कल के लो बने हुए हैं तकरीबन उसके आसपास कहीं भी आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। परंतु 2,21,000 टूटने के बाद बाजार में अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रेक डाउन का लो है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बाजार अपसाइड में 242 और 243 के आसपास फिर से आना चाहिए, और आने वाले समय में बाजार 221 से 242 के बीच में ट्रेड करते रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये तो बात हुई गोल्ड सिल्वर की, और फिलहाल 12,000 ऊपर प्राइसेस सिल्वर के कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं राइस की। और एक तरफ तो राइस इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर यह है कि एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा इजाफा हमने होते हुए देखा है। पिछले साल के मुकाबले जो एक्सपोर्ट है वो दोगुना हुआ है, और इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में तो भारत की भूमिका अहम है ही। लेकिन किस तरीके की स्थिति पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रही है, इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। बासमती मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह जोसान हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो स्थिति समझना चाहेंगे आपसे, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है किसानों के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो पंजाब और हरियाणा का रोल सबसे बड़ा है। बट क्योंकि राइस की खेती में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किस तरीके की दिक्कतें फिलहाल किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, क्या स्थिति है? नमस्कार मैम। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि ग्लोबल मार्केट में हम आज लगभग 40% तक अपना शेयर रखते हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन उसकी जो कीमत है वो पंजाब और हरियाणा के जो किसान वो उठा रहे हैं। जैसे कि आज की हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी राइस बिक रहा है उसमें मेजर शेयर पंजाब और हरियाणा का है। अगर नॉन बासमती की बात करें, इवन बासमती में भी हमारे दोनों स्टेट जो है सबसे टॉप की प्रोडक्शन करते हैं। नॉन बासमती में हम बात करें, पंजाब और हरियाणा को मिला के लगभग 200 लाख टन पैडी का प्रोड्यूस जो पंजाब और हरियाणा में होता है। और 47 आज़ादी के बाद जब आपातकालीन की स्थिति थी, तब आज बात होती है कि पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को सब्सिडाइज दी जाती है, या सब्सिडीज पावर के ऊपर है, या किसी चीज के पेस्टिसाइड के ऊपर है। तो उसकी कीमत आज जो पंजाब और हरियाणा ने नुकसान किया है पेस्टिसाइड की जमीन में लेवल को लेके, हवा खराब को लेके, मतलब कि अगर देश का पेट भरा है या इंटरनेशनल मार्केट का पेट भरा है, तो पंजाब और हरियाणा ने अपनी जमीन का बहुत बड़ा नुकसान किया और वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी कर दी कि आज पंजाब के 153 लगभग जो ब्लॉक है उसमें से 75% जो ब्लॉक है वो इतना पानी निकाल चुके हैं कि उसके अब डेंजर जोन में चल रहे हैं, और उसमें 111 तो ऐसे जो क्रिटिकल जोन में चले गए। तो बात जहां तक राइस की, हम बढ़ रहे हैं, हम एक, लेकिन पंजाब और हरियाणा को एक राजस्थान जैसे पानी का लेवल इतना नीचे चला जाए बना के हम देश के झंडा नहीं लहरा सकते कि हम भाई बासमती या नॉन बासमती एक्सपोर्ट में इतना शेयर ले लिया, साल में डबल कर लिया, या हम 40% शेयर में चले गए, लेकिन उसमें पंजाब और हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, खास करके किसानों को लेके। किसानों को अगर वाटर टेबल की बात करें, वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि जो 3 साल पहले 80 या 30 फुट पे था पानी, अब वो 300 से 400 फुट तक पानी लेवल वाटर टेबल नीचे चला गया है। एक राइस केजी, जैसे आप कह रहे हो कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 5000 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। पंजाब और हरियाणा में राइस की कंजप्शन ना के बराबर है। हम राइस बहुत कम खाते हैं, नॉन बासमती। बासमती में हम जितना खाते हैं उसमें भी हमारा मेजर जो है वो हम व्हीट के ऊपर डिपेंडेड है। पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया पूरे की बात करें, उगाते हैं हम सब पूरी दुनिया के लिए और पूरे देश के लिए, लेकिन किसान की आज सब्सिडी की बात होती है, किसान के लिए पेस्टिसाइड की बात होती है, सबके लिए एक ऐसा होता है कि किसान को इतनी बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, लेकिन बेनिफिट नहीं है वो, बेसिकली जो पंजाब का और हरियाणा का लॉस है उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या हरियाणा वो किसान को देती है। तो फिर क्या कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों जो डिस्करेज हो रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है उसको डील करने के लिए, फिर एक्चुअल में कौन से वो 2-4 स्टेप्स हैं जो इमीडिएट बेसिस पे लेने की जरूरत है? वैसे भी हम एसोसिएशन लेवल पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते रहते हैं कि बहुत जल्दी एक स्टेप, मेजर स्टेप है। देखो आज पंजाब और हरियाणा की जो किसानी है वो एमएसपी की वजह पे सिर्फ और पैडी और व्हीट के ऊपर डिपेंडेड है।
कि उनको ये लगता है कि ये दोनों गारंटी सीड्स हैं, जो भी हम सोइंग करेंगे इसको सरकार खरीदती है। सरकार ने एमएसपी एक टाइम में इसलिए दी थी कि पंजाब पूरे इंडिया को एक राइस की और व्हीट की जरूरत थी। हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, यूएस से और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, तब एमएसपी दी गई थी। लेकिन अब दूसरी जो सीड्स है, मेज है, पल्सीज है, जो को पंजाब हरियाणा में सोइंग हो सकती है। इवन कॉटन इतनी थी, शुगर केन इतनी थी कि पंजाब में एक लेवल था कि हम 40-30% शेयर कॉटन और इसमें पल्सीज में लेके चलते थे और शुगर केन में। लेकिन वहां सब्सिडी सपोर्ट नहीं करती, उसकी वजह से ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। सारा ही किसान जो पैडी की तरफ और वीट की तरफ एकदम चेंज हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाकी जो चीजें हैं, जो भी कमोडिटी है, चाहे वीट है, मेज है, वीट पे ऊपर है, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है, उसको प्रॉपर किसान को बैकअप देना चाहिए एमएसपी की तरफ से। और ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए कि वीट को, राइस और वीट को डे ईयरली कम करना चाहिए। अभी सरकार चाहती है कि अभी पंजाब में ऐसे हालात है मैम कि 200 लाख टन हम पंजाब हरियाणा में पैडी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्पेस की इतनी बड़ी कमी है। एक टाइम ऐसे था कि हम डेफिशिएट थे पूरा कंट्री, आज इतना कि हम सरप्लस है। हम 800 लाख टन का स्टॉक लेके चल रहे हैं, जो आने वाले 4 साल में भी हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और हर साल 150 से 200 लाख टन की प्रोड्यूस ओनली पंजाब हरियाणा में हो रही है। तो सरकार को बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, एक पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कि इसको स्टेप बाय स्टेप ईयरली कम किया जाए। आज सवाल ये नहीं है कि भारत किसके दम के ऊपर एक्सपोर्ट कर रहा है, ये है कि किसान को कैसे बचाया जाए, पंजाब के पानी को कैसे बचाया जाए। कल को फ्यूचर में ये दोबारा हालात ना खड़े हो जाए कि कल को फिर इंडिया को कहीं सोचना पड़े कि हमें राइस और वीट कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये बेटर इनफैक्ट जो बात कही रंजीत जी ने यहाँ पर बहुत ही सीरियस है, और काफ़ी समय से हम इस प्रॉब्लम की चर्चा सुन भी रहे थे कि जो वाटर क्राइसिस है, जो स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, वो एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। जो ग्राउंड वाटर ड्रेन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंकुश लगा दे सकता है इंडिया के राइस मार्केट पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इनिशिएटिव्स हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे लेने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट सिचुएशन को समझना चाहें, किस तरीके के आंकड़े रहे हैं, क्या स्थिति है ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया तो कहीं भी कम्पीट नहीं कर पा रहा। जो म्यांमार, पाकिस्तान और अगर थाईलैंड, वियतनाम की बात करते हैं तो लगभग इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो 320 से लेकर $350 के बीच में नॉन बासमती राइस, व्हाइट राइस का हो रहा है, जबकि इंडिया की कॉस्टिंग ही 400 से ऊपर की बैठ रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो हम कहीं भी मैच नहीं कर पा रहे। नॉन बासमती की बात करें, बासमती में बिल्कुल हम लीड कर रहे हैं। बासमती में तो पाकिस्तान 10 लाख से 12 लाख टन का एक्सपोर्ट है, हमारा 60 से 65 लाख टन का एक्सपोर्ट है। तो बासमती में तो हम लीड कर ही रहे हैं, लेकिन नॉन बासमती में हम पिछले 6 महीने से पछड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू है, $280-85 पे ट्रेड हो रहा है, इंडिया की $90 पे है करेंसी। तो पाकिस्तान और थाईलैंड, वियतनाम को हम कम्पीट नहीं कर पाए। लगभग 40 से 50 से $70 का इवन डिफरेंस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट के, जो इंडिया का राइस है। इसी वजह से इंडिया में इतना बड़ा बैकलॉग बन गया। 800 लाख टन राइस है, और उसका कैसे कंज्यूम होगा, कैसे वो आगे नए स्टॉक को सरकार मैच कर पाएगी। इवन एथनॉल के ऊपर भी, इंडस्ट्री के ऊपर भी सरकार ने काफी जोर दिया है कि एथनॉल इंडस्ट्री को भी जो व्हाइट राइस है वो दिया जाए। लेकिन फिर भी जो स्पेस की प्रॉब्लम है, जो नई क्रॉप हर साल आ रही है, उसको कहीं भी एक पॉलिसी फ्रेम गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। उसको कैसे, इसको स्टॉक को लिक्विडेट कैसे किया जाए। एथनॉल बहुत बड़ी ऑप्शन है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, क्रॉप के डिवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान करना चाहिए। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम आज की डेट में बासमती में लीड कर रहे हैं, लेकिन नॉन बासमती में हम पछड़ गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत क्लैप्स हो गए। चलिए, शुक्रिया रंजीत जी आने के लिए शो में और इस मुद्दे पर बातचीत करके अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मनोज कुमार जैन, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए। शुरुआत पहले कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ। बताइए मनोज जी, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली जी, यहाँ पे हमने कल इंडस्ट्रियल मेटल पे एक अच्छा हेल्दी करेक्शन देखा था। पर यहाँ पे कहीं रणनीति बनानी है तो एल्यूमिनियम यहाँ पे टॉप फेवरेट रहेगा। अभी ये अपने सपोर्ट लेवल 290 के स्तर के ऊपर बना हुआ है, तो 293 के स्तर पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है। स्टॉप लॉस 289 का रखना है, टारगेट 300 के रहेंगे। वहीं एग्री पैक में हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, और अपने सपोर्ट लेवल से आज अच्छी रिकवरी यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रही है। 3150 के स्तर के आसपास यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 3110 का रहेगा, और टारगेट यहाँ पे 3240 के। भूपेश, आपकी कॉल्स क्या होंगी?
जी, मुझे नेचुरल गैस के वायदा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 357.70 का दाम है अभी, करंट भाव पे खरीदारी करें। 350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 366 और 370 के लक्ष्य रहेंगे। और वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 3120 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 3210 और 3240 के संभावित रहेंगे। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक पर ये ट्रेडिंग व्यू आपको दिया गया और साथ ही साथ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में एक पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन मनोज जी, चांदी पर आपका व्यू नहीं लिया गया, क्या राय है आपकी चांदी पर? क्योंकि कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने रैली को सपोर्ट किया है, बट यहाँ से करंट लेवल से कितना कन्विक्शन है आपका? ये अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है दीपाली जी। मेरा मानना है कि यहाँ पे $66 जो है इंटरनेशनल मार्केट को मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे चांदी के लिए। भारतीय बाजारों में भी जब तक कीमतें 2,08,000 के स्तर के ऊपर बनी हुई है तो यहाँ पे डिप्स में एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। कीमतें एक बार 2,40,000 भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $78 के स्तर के ऊपर अगर क्लोज करने में सफल रहती है तो फिर हम वहाँ पे 85 और $92 भी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को आते हुए देखेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,54,000 और 2,75,000 के स्तर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्स में अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। अभी भी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है और जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। कल की जो गिरावट थी वो एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं। हालांकि वो काफी इंटेंस थी, इसलिए मार्केट जो है थोड़ा सा वहां पे डरा हुआ नजर आया, लेकिन हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना था। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स में कॉपर पर आपकी राय क्या रहेगी? भूपेश, यहाँ पर अगले टारगेट्स क्या हैं? कॉपर की बात करें तो 1250 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है आने वाले समय के लिए। मुझे लगता है जब तक बाजार इस भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इस बाजार में 1340 और 1390 के लक्ष्य एक बार पुनः संभावित हो सकते हैं। कुल मिलाकर सभी बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो मेजर ट्रेंड है। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेंड की बात करें तो बाजारों में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता है। ओके, और बेस मेटल पैक में हालांकि मनोज जी आपने एल्यूमिनियम पर एक ट्रेड दिया है, बट कॉपर निकल इन दोनों पर आपके कमेंट्स भी, क्योंकि निकल में भी सिमिलर पैटर्न हमने देखने को मिला है तेजी का, जैसे कॉपर में रहा। बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर में जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। हम देख रहे हैं कि $12,000 पर LME पर कीमतें सस्टेन और एक बार यहाँ पे 12,840 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर हम $14,000 की ओर जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी यहाँ बिल्कुल बनी रहेगी, तो डिप्स में एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। जो कॉपर का जेन्युइनली कॉन्ट्रैक्ट है 1255 से 1220 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। 1180 के नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 1335 और 1380 जो है वो यहाँ पे लक्ष्य रहेंगे। वहीं अगर निकल की बात करें तो हम यहाँ पे जो है निकल फ्यूचर को इंटरनेशनल मार्केट में अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में भी जो 1600 का लेवल है वो एक स्टीप रेजिस्टेंस है निकल के लिए। तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पे फिर से डिप मिलता है 1480 से 1440 की रेंज में तो वहां पे बाय करना चाहिए। फ्रेश बाय वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें और अगर लॉन्ग का पोजीशन लिया हुआ है तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह है। ओके, तो ये राय रही निकल पर 7% ऊपर, आज 1564 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए, शो को समेटने का वक्त है इसी के साथ। शुक्रिया मनोज जी और भूपेश आप दोनों का ही आने के लिए शो में और ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।